अच्छा, जीवन का एक सबसे बेसिक रूल है कि लाइफ लाइफ बनाती है ना? पर यह होता कैसे है? आज हम इसी कमाल की प्रक्रिया को समझने वाले हैं कि आखिर जीव अपनी अगली पीढ़ी बनाते कैसे हैं। जरा सोचिए इस बारे में। खाना, सांस लेना, ये सब वो प्रोसेस हैं जो हमें जिंदा रखते हैं, राइट? लेकिन रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन, ये एक ऐसा प्रोसेस है जो किसी एक अकेले जीव के लिए, मतलब उसके सर्वाइवल के लिए जरूरी नहीं है। फिर भी इसमें इतनी सारी एनर्जी लगती है। तो सवाल तो बनता है कि जीव आखिर ऐसा करते ही क्यों हैं? और इसका जवाब हमारी सोच से कहीं ज्यादा बड़ा है। देखिए, बात किसी एक अकेले जीव की है ही नहीं, बात है पूरी की पूरी प्रजाति की। रिप्रोडक्शन बस ये पक्का करता है कि जीवन की ये जो कहानी है ना, ये आगे बढ़ती रहे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक। तो ठीक है, ये प्रोसेस काम कैसे करता है? असल में हर जीव के अंदर ना एक ब्लूप्रिंट छिपा होता है, एक नक्शा। तो चलिए जीवन के इसी मिस्टीरियस ब्लूप्रिंट और उसकी कॉपीज बनाने के प्रोसेस को जरा करीब से समझते हैं। ये ब्लूप्रिंट है डीएनए। जी हाँ, वही डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ये एक मॉलिक्यूल है जिसमें किसी भी जीव के शरीर की बनावट, उसके काम करने का तरीका, मतलब A to Z सारी जानकारी छिपी होती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक बिल्डिंग का पूरा नक्शा होता है। तो असल में रिप्रोडक्शन का जो सबसे पहला, सबसे बेसिक स्टेप है, वो इसी डीएनए ब्लूप्रिंट की एक कॉपी बनाना है। सिंपल सी बात है ना भाई, एक नया जीव बनाना है तो उसके इंस्ट्रक्शंस की एक कॉपी तो चाहिए ही होगी। अब यहाँ एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आता है, क्या डीएनए की हर कॉपी एकदम परफेक्ट होनी चाहिए? सरप्राइजिंगली नहीं। सोच कर देखिए, अगर सारे जीव बिल्कुल एक जैसे होते तो एनवायरनमेंट में एक छोटा सा बदलाव, मान लीजिए टेम्परेचर बढ़ गया, पूरी की पूरी स्पीशीज को खत्म कर सकता था। लेकिन अगर इन कॉपीज में थोड़ी बहुत गलतियां या कहें वेरिएशंस हों, तो कुछ जीव ऐसे बदलावों को झेल जाते हैं और यही वेरिएशन पूरी प्रजाति के सर्वाइवल की गारंटी बन जाता है। चलिए अब रिप्रोडक्शन की पहली बड़ी स्ट्रैटेजी पर नजर डालते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक जनन। ये एक ऐसा सोलो मिशन है जिसे एक अकेला जीव ही पूरा कर सकता है। और यहां पर नेचर की क्रिएटिविटी देखने लायक है, कमाल है। अमीबा जैसे जीव, वो बस खुद को दो हिस्सों में स्प्लिट कर लेते हैं, हो गया रिप्रोडक्शन। हाइड्रा के शरीर पर एक छोटा सा बर्ड, एक कली निकलती है जो बड़ी होकर एक नया हाइड्रा बन जाती है। और प्लेनेरिया, अरे वो तो कमाली है। उसे आप जितने टुकड़ों में काट दीजिए, हर टुकड़ा एक नया प्लेनेरिया बन जाएगा। सो कूल। यहां तक कि कुछ पौधे तो अपनी एक पत्ती या तने से ही पूरा का पूरा नया पौधा उगा सकते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन काफी इफेक्टिव है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इसमें वेरिएशन पैदा होने की प्रोसेस बहुत धीमी है। तो नेचर के पास इसका क्या सल्यूशन है? इसका जवाब है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक प्रजनन, जहां दो जीव मिलकर एक नई पीढ़ी बनाते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सबसे बड़ा फायदा यही है। सोचिए, जब दो अलग अलग जीवों का डीएनए मिलता है तो फीचर्स के, गुणों के एकदम नए कॉम्बिनेशंस बनते हैं और यही चीज प्रजाति को बदलते हुए एनवायरनमेंट में तेजी से अडैप्ट करने की ताकत देती है। लेकिन इससे एक बड़ी प्रॉब्लम भी खड़ी होती है। अगर दो जीवों का पूरा पूरा डीएनए मिल जाए तो हर अगली पीढ़ी में डीएनए की मात्रा डबल होती जाएगी। भाई ये तो काम नहीं कर सकता, है ना? तो नेचर ने इसका क्या तोड़ निकाला? इसका सल्यूशन बहुत क्लेवर है। प्रकृति स्पेशल सेल्स बनाती है जिन्हें गैमीट्स या युग्मक कहते हैं। इन सेल्स में शरीर की बाकी कोशिकाओं के मुकाबले ठीक आधा डीएनए होता है। अब जब दो ऐसे गैमीट्स मिलते हैं तो डीएनए की मात्रा एकदम परफेक्ट हो जाती है। प्रॉब्लम सॉल्व्ड। तो अब देखते हैं कि यही प्रोसेस पौधों में कैसे होता है। और इसके लिए फूलों की दुनिया से बेहतर केस स्टडी और क्या हो सकती है ना? देखिए, एक फूल के अंदर ही उसके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स मौजूद होते हैं, स्टेमन यानी नर भाग और पिस्टिल यानी मादा भाग। एक बीज बनने की पूरी जर्नी को हम 4 सिंपल स्टेप्स में समझ सकते हैं। स्टेप 1, पॉलिनेशन। इसमें पॉलन यानी परागकण स्टेमन से निकलकर पिस्टिल तक पहुंचते हैं। स्टेप 2, फर्टिलाइजेशन। यहां मेल जर्म सेल और फीमेल गैमीट आपस में मिलते हैं। इसके बाद आता है स्टेप 3, बीज और फल बनना। जो ओव्यूल है वो बीज बन जाता है और ओवरी फल में बदल जाती है। और आखिर में स्टेप 4, जर्मिनेशन। जब सही कंडीशंस मिलती हैं तो वही बीज एक नए पौधे को जन्म देता है। और अब आते हैं मानव प्रजनन की कहानी पर। ये वही बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसने हम सभी को अस्तित्व में लाया है। इंसानों में ये कहानी शुरू होती है प्यूबर्टी से, यानी यौवन अवस्था से।
ये लाइफ का वो फेज है जब शरीर रिप्रोडक्शन के लिए मैच्योर होना शुरू होता है और इसी दौरान कई तरह के फिजिकल चेंजेस भी आते हैं। मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स दोनों के काम अलग-अलग हैं, लेकिन एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का काम है स्पर्म को बनाना और डिलीवर करना, जबकि फीमेल सिस्टम का काम है एग्स बनाना और एक डेवलपिंग एम्ब्रियो को नर्चर करना, यानी उसका पोषण करना। ये प्रोसेस तब शुरू होता है जब स्पर्म्स ट्रैवल करके ओविडक्ट तक पहुंचते हैं और वहां एक स्पर्म एक एग से मिलता है। इसी को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ये फर्टिलाइज्ड एग यानी जाइगोट फिर यूट्रस में इम्प्लांट हो जाता है। यहीं पर प्लासेंटा के जरिए उसे मां के खून से सारा पोषण मिलता है और लगभग 9 महीने में एक शिशु का पूरा डेवलपमेंट होता है। अच्छा, इस पूरे बायोलॉजिकल प्रोसेस को समझना हमें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी की तरफ भी ले जाता है, और वो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इसका मतलब है सेक्सुअल एक्टिविटी, कॉन्ट्रासेप्शन और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस को रोकने के बारे में रिस्पॉन्सिबल चॉइसेस बनाना, यानी जिम्मेदारी भरे फैसले लेना। तो आखिर में एक सवाल के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। जीवन का ये जो ब्लूप्रिंट है, ये डीएनए, ये अरबों सालों से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ट्रांसफर होता आ रहा है। जीवन की इस कभी न खत्म होने वाली कहानी में हमारी क्या भूमिका है, और उससे भी बड़ा सवाल, हमारी क्या जिम्मेदारी है।